Hello guys, today we are covering the next chapter. The chapter name is सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां NCERT Class 12th Sociology. Let's begin. जैसा कि आपने अध्याय 3 व 4 में पढ़ा है, परिवार से लेकर बाजार तक की विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं लोगों को परस्पर संपर्क में ला सकती हैं, उनमें प्रबल सामूहिक पहचान स्थापित कर सकती हैं और सामाजिक शक्ति का जुड़ाव को मजबूत बना सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर, जैसा कि अध्याय 4 व 5 में बताया गया है, यह समान संस्थाएं असमानता और अपवर्जन या बहिष्कार की स्रोत भी हो सकती हैं। प्रस्तुत अध्याय में आप इस सांस्कृतिक विविधता से संबंधित कुछ तनावों एवं कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। सांस्कृतिक विविधता का सही अर्थ क्या है और इसे चुनौती के रूप में क्यों देखा जाता है। विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यह अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब यह विविध समुदाय भी किसी बड़े तत्व जैसे एक राष्ट्र का भाग होते हैं, तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। विविधता शब्द असमानताओं के बजाय अंतरों पर बल देता है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक महान सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, तो हमारा तात्पर्य यह होता है कि यह अनेक प्रकार के सामाजिक समूह एवं समुदाय निवास करते हैं। ये समुदाय सांस्कृतिक चिन्हों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किए जाते हैं। जब यह विविध समुदाय भी किसी बड़े सत्ता जैसे एक राष्ट्र का भाग होता है, तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष के कारण कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसी कारण से सांस्कृतिक विविधता कठोर चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती हैं। कठिनाइयां इस तथ्य से भी उत्पन्न होती हैं कि सांस्कृतिक पहचानें बहुत प्रबल होती हैं। वे तीव्र भावावेशों को भड़का सकती हैं और अक्सर बड़ी संख्या में लोगों को एकजुट कर देती हैं। कभी कभी सांस्कृतिक अंतरों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक असमानताएं भी जुड़ जाती हैं और तब स्थिति और भी जटिल हो जाती है। एक समुदाय द्वारा भुगती जा रही असमानताओं या अन्यायों को दूर करने के लिए किए गए उपाय दूसरे समुदायों में उनके प्रति विरोध को भड़का सकते हैं। स्थिति उस समय और भी बिगड़ जाती है जब नदी, जल, रोजगार के अवसर या सरकारी धनराशियों जैसे दुर्लभ संसाधनों के बंटवारे का सवाल खड़ा होता है। सामुदायिक पहचान का महत्व। इस संसार में अपना अस्तित्व सक्रिय बनाए रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक स्थायी पहचान की जरूरत होती है। मैं कौन हूँ? मैं दूसरों से अलग कैसे हूँ? अन्य लोग मुझे कैसे जानते एवं समझते हैं? मेरी आकांक्षाएं एवं लक्ष्य क्या होना चाहिए? इस प्रकार के अनेक प्रश्न हमारे जीवन में बचपन से लेकर आगे तक लगातार उपस्थित होते रहते हैं। हमारा सामाजिकरण जिस तरीके से हुआ है, या विभिन्न अर्थों में हमें हमारे निकटवर्ती परिवारों अथवा हमारे समुदाय द्वारा समाज में किस प्रकार रहना सिखाया गया है, इसकी वजह से हम इनमें से अनेक प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम होते हैं। अपनी 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में सामाजिकरण विषय पर की गई चर्चा को याद करें। सामाजिकरण की प्रक्रिया काफी विस्तृत एवं लंबी होती है, जिसमें कुछ विशेष लोगों के साथ जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते हैं, लगातार संवाद, वार्तालाप और कभी कभी संघर्ष भी होता रहता है, जैसे कि हमारे माता पिता, परिवार, नातेदार समूह एवं हमारा समुदाय। हमारा समुदाय हमें भाषा, मातृभाषा और सांस्कृतिक मूल्य प्रदान करता है, जिनके माध्यम से हम विश्व को समझते हैं। यह हमारे समय की पहचान को भी सहारा देता है। सामुदायिक पहचान जन्म तथा अपनेपन पर आधारित होती है, न कि किसी अर्जित योग्यता या उपलब्धि के आधार पर। यह हम क्या हैं इस भाव की द्योतक है, न कि हम क्या बन गए हैं। किसी समुदाय में जन्म लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। सच तो यह है कि किसी परिवार या समुदाय अथवा देश में जन्म लेने पर हमारा कोई वश नहीं है। इस प्रकार की पहचानें प्रदत्त कही जाती हैं, अर्थात ये जन्म से निर्धारित होती हैं और संबंधित व्यक्तियों की पसंद या नापसंद इनमें शामिल नहीं होती। सामाजिक जीवन का यह एक अजीब तथ्य है कि लोग उन समुदायों से संबंधित होकर अत्यंत सुरक्षित एवं संतुष्ट महसूस करते हैं
जिनमें उनकी सदस्यता पूरी तरह जन्म पर आधारित होती है। हम अक्सर ऐसे समुदाय के साथ अपनी पहचान मजबूती से स्थापित कर लेते हैं जिसकी सदस्यता के योग्य होने के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया, कोई परीक्षा पास नहीं की, कोई कुशलता या योग्यता प्रदर्शित नहीं की। डॉक्टरों या वास्तुकारों को परीक्षाएं पास करनी होती हैं और अपनी योग्यता का परिचय देना होता है। यहाँ तक कि खेल कूद में भी एक दल की सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक निश्चित स्तर का कौशल प्रदर्शित करना आवश्यक होता है, लेकिन हमारे परिवारों या धार्मिक अथवा क्षेत्रीय समुदायों की सदस्यता के लिए ऐसा नहीं होता। फिर भी हमारी सदस्यता संपूर्ण होती है। वास्तव में अधिकांश प्रदत्त पहचानें इतनी पक्की होती हैं कि उन्हें हिलाया नहीं जा सकता। भले ही हम उन्हें अस्वीकार करने की कोशिश करें, तब भी दूसरे लोग शायद उन्हीं चिन्हों से जोड़कर हमारी पहचान करते रहेंगे। संभवतः इस आकस्मिक शर्त रहित अथवा लगभग अनिवार्य तरीके से संबंधित होने के कारण ही हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप से इतना गहरे जुड़े होते हैं। सामुदायिक संबंधों, परिवार, नातेदारी, जाति, निर्जातीय, भाषा, क्षेत्र या धर्म संभवतः इस आकस्मिक शर्त रहित अथवा लगभग अनिवार्य तरीके से संबंधित होने के कारण ही हम अक्सर अपनी सामुदायिक पहचान से भावनात्मक रूप से इतना गहरे जुड़े होते हैं। सामुदायिक संबंधों, परिवार, नातेदारी, जाति, निर्जातीय, भाषा, क्षेत्र या धर्म के बढ़ते हुए और परस्परव्यापी दायरे ही हमारी दुनिया को सार्थकता प्रदान करते हैं और हमें एक पहचान प्रदान करते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए लोग अक्सर उस समय भावुक होकर अथवा किसी हिंसापूर्ण भी अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं जब उन्हें अपनी सामुदायिक पहचान को कोई खतरा दिखाई देता है। प्रदत्त पहचानों और सामुदायिक भावना की एक दूसरी विशेषता यह होती है कि वे सर्वव्यापी होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक मातृभूमि होती है, एक मातृभाषा होती है, उसका एक परिवार होता है और निष्ठा भी होती है। हो सकता है कि यह बात प्रत्येक व्यक्ति पर पूरी तरह लागू न होती हो, पर आमतौर पर ऐसा होता है और हम सब अपनी अपनी पहचानों के प्रति समान स्वरूप से प्रतिबद्ध एवं वफादार होते हैं। एक बार फिर यह संभव है कि शायद हमें ऐसे लोग भी मिले जो अपनी पहचान के किसी एक या अन्य पक्ष के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध न हो, लेकिन इस प्रतिबद्धता की संभावना लगभग अधिकांश लोगों में पाई जाती है। इसी कारण हमारे समुदायों, चाहे राष्ट्र, भाषा, धर्म, जाति या क्षेत्र विषय के बीच पैदा होने वाली लड़ाई झगड़ों या विवादों को निपटाना बहुत कठिन होता है। विवाद का प्रत्येक पक्ष सामने वाले पक्ष को शत्रु मानते हुए घृणा की दृष्टि से देखता है और उसमें अपने पक्ष के गुणों को और विरोधी पक्ष के दुर्गुणों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए जब दो राष्ट्रों के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो प्रत्येक राष्ट्र के देशभक्त लोग विरोधी राष्ट्र को आक्रमणकारी शत्रु मानते हैं। प्रत्येक पक्ष यह विश्वास करता है कि हम सच्चे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। गर्मागर्मी के क्षण में दोनों ही पक्षों के लोगों के लिए यह देखना बहुत कठिन होता है कि जैसा हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे भी तो हमारे बारे में वैसा ही सोच रहे हैं। समुदाय, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य। सरल शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्र एक तरह का बड़े स्तर का समुदाय ही होता है। ये समुदायों से मिलकर बना एक समुदाय है। राष्ट्र के सदस्य एक ही राजनीतिक सामूहिकता का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं। राजनीतिक एकता की यह इच्छा समय को एक राज्य बनाने की आकांक्षा के रूप में अभिव्यक्त होती है। अपने सर्वाधिक सामान्य भाव में राज्य शब्द का अर्थ एक ऐसे अमूर्त तत्व होता है जिसमें राजनीतिक विधिक संस्थाओं के समुच्चय समाहित होते हैं और वह एक खास भौगोलिक क्षेत्र पर और उसमें रहने वाले लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। मैक्स वेबर की सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्ण दावा करता है। मैक्स वेबर के सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। राष्ट्र एक अनूठे किस्म का समुदाय होता है जिसका वर्णन तो आसान है पर इसे परिभाषित करना कठिन है। हम ऐसे अनेक विशिष्ट राष्ट्रों का वर्णन कर सकते हैं जिनकी स्थापना साझे धर्म, भाषा, निर्जातीयता, इतिहास अथवा क्षेत्रीय
सांस्कृतिक जैसी साझी संस्कृति ऐतिहासिक और राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर की गई है, लेकिन किसी ऐसे परिभाषिक लक्षणों को निर्धारित करना अथवा उन विशेषताओं का पता लगाना कठिन है जो एक राष्ट्र में होनी ही चाहिए। प्रत्येक संभव कसौटी के लिए अनेक अपवाद और विरोधी उदाहरण पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं जिनकी अपनी एक साझा या सामान्य भाषा, धर्म, निर्जातीयता आदि नहीं है। दूसरी ओर ऐसी अनेक भाषाएं, धर्म या निर्जातियां हैं जो कई राष्ट्रों में पाई जाती हैं, लेकिन इससे ये निष्कर्ष नहीं निकलता कि यह सभी मिलकर एक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए, सभी अंग्रेजी भाषी लोग या सभी बौद्ध धर्मावलंबी, तब हम एक राष्ट्र और अन्य प्रकार के समुदायों जैसे एक निर्जातीय समूह जो सामान्य भाषा या संस्कृति के अलावा एक ही वंश परंपरा पर आधारित हो, धार्मिक समुदाय अथवा क्षेत्रीय आधार पर परिभाषित समुदाय आदि के बीच कैसे भेद कर सकते हैं। संकल्पना की दृष्टि से तो कोई पक्का भेद दिखाई नहीं देता। अन्य प्रकार का कोई भी समुदाय किसी दिन एक राष्ट्र बन सकता है। विलोमत, किसी भी विशेष प्रकार के समुदाय के लिए यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि वह राष्ट्र का रूप ग्रहण कर लेगा। राष्ट्र का अंतर या भेद दर्शाने वाले सबसे नज़दीकी कसौटी राज्य हैं। पहले बताए गए अन्य प्रकार के समुदायों के विपरीत, राष्ट्र ऐसे समुदाय होते हैं जिनका अपना एक राज्य होता है। इसलिए ये दोनों राष्ट्र राज्य शब्द के रूप में योजित चिह्न से जुड़े होते हैं। सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि हाल के समय में राष्ट्र और राज्य के बीच एक का संबंध है। एक राष्ट्र, एक राज्य, एक राज्य, एक राष्ट्र। लेकिन यह एक नया विकास है। पहले यह बात सच नहीं थी कि एक अकेला राज्य केवल एक ही राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर सकता था, यानी एक ही राष्ट्र का घोतक था या प्रत्येक राष्ट्र का अपना एक राज्य होना जरूरी था। उदाहरण के लिए, सोवियत संघ ने अपने अस्तित्व काल में यह स्पष्ट रूप से मान रखा था कि जिन लोगों पर उसका शासन था वे विभिन्न राष्ट्रों के थे, और उसने 100 से भी अधिक आंतरिक राष्ट्रीयताओं को मान्यता दे रखी थी। इसी प्रकार एक राष्ट्र को अस्तित्व प्रदान करने वाले लोग ही हो सकता है। विभिन्न राज्यों के नागरिक या निवासी हो। उदाहरण के लिए, संपूर्ण जमैकावासियों में से जमैका से बाहर रहने वालों की संख्या जमैका के भीतर रहने वाले जमैकाइयों से अधिक है, यानी अनिवासी जमैकाइयों की संख्या निवासी जमैकाइयों की जनसंख्या से अधिक है। दोहरी नागरिकता संबंधी कानून एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह कानून किसी राज्य विशेष के नागरिकों को एक ही समय में एक दूसरे राज्य का नागरिक बनाने की इजाज़त देता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, यहूदी जाति के अमेरिकी लोग एक साथ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के नागरिक हो सकते हैं, यहाँ तक कि वे इन दोनों में से किसी भी एक देश की सशस्त्र सेनाओं में दूसरे देश की नागरिकता खोए बगैर सेवा कर सकते हैं। संक्षेप में, आज किसी राष्ट्र को परिभाषित करना बहुत कठिन है, और इस संबंध में यही कहा जा सकता है कि राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपना राज्य प्राप्त करने में सफल हो गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि इसके विपरीत रूप भी अधिकाधिक सच हो गए हैं। जिस प्रकार आज भावी अथवा आकांक्षी राष्ट्रीयता अपना राज्य बनाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील है, वैसे ही मौजूदा राज्य यह दावा करना ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी मान रहे हैं कि वे एक राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक युग। आपकी कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक समाज का बोध के अध्याय 4 में आधुनिकता पर की गई चर्चा को याद करें का एक विशिष्ट लक्षण है राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की स्थापना। इसका अर्थ यह है कि आज एक राज्य के लिए राष्ट्र एक सर्वाधिक स्वीकृत अथवा औचित्यपूर्ण आवश्यकता है, जबकि लोग राष्ट्र की वैधता के चरम स्रोत हैं। दूसरे शब्दों में, राज्यों को राष्ट्र की उतनी ही या उससे भी अधिक आवश्यकता होती है जितनी कि राष्ट्रों को राज्य की। लेकिन जैसा कि हमने पूर्ववर्ती पैराग्राफ में देखा है, एक राज्य राष्ट्र और समुदाय के उन विविध रूपों के बीच जिन पर राज्य राष्ट्र आधारित हो सकता है, ऐतिहासिक दृष्टि से कोई निश्चित और तार्किक आवश्यक संबंध नहीं होता। इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रश्न का कोई पूर्व निर्धारित उत्तर नहीं है। राष्ट्र राज्य भाग को उन विभिन्न प्रकारों से समुदायों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए जो राष्ट्र भाग को बनाते हैं।
जैसा कि बॉक्स 6.2 में दिखाया गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संस्कृति एवं लोकतंत्र विकास पर 2004 की एक रिपोर्ट पर आधारित है। अधिकांश राज्य आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के प्रति संकालु रहे हैं और उन्होंने उसे कम करने या मिटाने की कोशिश की है। तथापि अनेक सफल उदाहरण हैं, जिनमें भारत भी एक है, जो यह दर्शाते हैं कि विभिन्न प्रकार की सामुदायिक पहचानों को एक मानक प्रकार में समरूप किए बिना भी एक मजबूत राष्ट्र राज्य बनाना पूरी तरह संभव है। आत्मसातकरणवादी और एकीकरणवादी नीतियों का उल्लेख किया गया है। आत्मसातकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों का उद्देश्य सभी नागरिकों को एक समान सांस्कृतिक मूल्यों और मानकों को अपनाने के लिए राजी, प्रोत्साहित या मजबूर करना है। यह मूल्य तथा मानक आमतौर पर संपूर्ण रूप से या अधिकांश प्रभावशाली सामाजिक समूह के होते हैं। समाज में अन्य अप्रभावशाली अथवा अधीनस्थ बनाए गए समूहों से यह आशा अथवा अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़ दें और निर्धारित मूल्यों को अपना लें। एकीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियां शैली की दृष्टि से तो अलग होती हैं, पर उनका सर्वोपरि उद्देश्य भिन्न नहीं होता। वे इस बात पर बल देती हैं कि सार्वजनिक संस्कृति को सामान्य राष्ट्रीय स्वरूप तक सीमित रखा जाए, जबकि सभी गैर राष्ट्रीय संस्कृतियों को निजी अक्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाए। इस मामले में भी प्रभावशाली समूहों की संस्कृति को राष्ट्रीय संस्कृति माने जाने का खतरा रहता है। अब तक आप लोग संभवतः यह जान गए होंगे कि आखिर समस्या क्या है। समुदाय के किसी विशिष्ट रूप और राज्य के आधुनिक रूप के बीच कोई संबंध होना आवश्यक नहीं है। सामुदायिक पहचान के बहुत से आधारों जैसे भाषा, धर्म, निर्जाति आधार में से कोई एक आधार राष्ट्र को स्वरूप प्रदान कर सकता है अथवा नहीं भी कर सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चूंकि सामुदायिक पहचानें राष्ट्र निर्माण के आधार के रूप में कार्य कर सकती हैं, इसलिए पहले से विद्यमान राज्य सभी प्रकार की सामुदायिक पहचानों को खतरनाक प्रतिद्वंदी के रूप में देखते हैं। इसलिए राज्य आमतौर पर किसी एक समरूप राष्ट्रीय पहचान का इसलिए पक्ष लेते हैं कि वे उसका नियंत्रण एवं प्रबंध कर सकेंगे, किंतु सांस्कृतिक विविधता का दमन करना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इनसे उन अल्पसंख्यक अथवा अधीन समुदायों का अलगाव हो जाता है जिनकी संस्कृति को गैर राष्ट्रीय मान लिया जाता है। इसके अलावा कोई भी दमनकारी कार्य सामुदायिक पहचान को और गहरा बनाने का विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना अथवा कम से कम उसे बनाए रखना व्यावहारिक तथा सिद्धांत दोनों ही दृष्टिकोण से अच्छी नीति है। सांस्कृतिक विविधता और भारत राष्ट्र राज्य के रूप में भारतीय राष्ट्र राज्य सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व के सर्वाधिक विविधतापूर्ण देशों में से एक है। इसकी जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 121 करोड़ है। दृष्टि से विश्व भर में इसका स्थान दूसरा है और जल्दी ही यह पहला स्थान प्राप्त करने वाला है। यहाँ के 1 अरब 100 करोड़ से ज़्यादा लोग कुल मिलाकर लगभग 1632 भिन्न भिन्न भाषाएं और बोलियां बोलते हैं। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देकर उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। इस प्रकार उन्हें विधिक प्रतिष्ठा की गारंटी दी गई है। जहाँ तक धर्म का सवाल है, यहाँ की 80% आबादी हिंदुओं की है, जो स्वयं भी अक्षत्रिय रूप से तरह तरह के विश्वासों और व्यवहारों तथा जातियों एवं भाषाओं की दृष्टि से बटे हुए हैं। लगभग 13.4% आबादी मुसलमानों की है, जिसकी बदौलत भारत विश्व में इंडोनेशिया के बाद दूसरे सबसे बड़ा मुसलमान देश है। अन्य प्रमुख धार्मिक समुदायों में ईसाई लगभग 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध 0.7% और जैन 0.4% हैं। भारत की विशाल जनसंख्या का कारण ये छोटे छोटे प्रतिष्ठांश भी मिलकर बड़ी संख्याएं बना सकते हैं। सामुदायिक पहचान के साथ राष्ट्र राज्यों के संबंधों की दृष्टि से भारत की स्थिति न तो आत्मसातकरणवादी है और न ही एकीकरणवादी की है, जिसके बारे में बॉक्स 6.1 में बताया गया है। अपने प्रारंभ से ही स्वतंत्र भारतीय राज्य में आत्मसातकरणवादी नीति को नहीं माना गया है। तथापि ऐसे प्रारूप के लिए प्रभावशाली बहुसंख्यक हिंदू समुदाय के कुछ वर्गों की ओर से इसकी मांग की जाती रही है। हालांकि
राष्ट्रीय एकीकरण को राज्य की नीति में लगातार महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है, लेकिन भारत कभी उस रूप में एकीकरणवादी नहीं रहा जैसा कि बॉक्स 6.1 में बताया गया है। संविधान में यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, पर धर्म, भाषा और अन्य ऐसे कारकों को सार्वजनिक क्षेत्र में पूरी तरह निष्कासित नहीं किया गया है। सच तो यह है कि राज्य द्वारा इन समुदायों को व्यक्तिगत रूप से मान्यता दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों की दृष्टि से मापा जाए तो अल्पसंख्यक धर्मों को अत्यंत प्रबल संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है। आमतौर पर भारत में समस्या यह रही है कि यहाँ कानूनों या सिद्धांतों की तो कोई कमी नहीं रही, बल्कि उनके पालन या व्यवहार में थोड़ी कसर रही है। लेकिन कुल मिलाकर भारत को राष्ट्र राज्य का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है, यद्यपि यह राष्ट्र राज्यों के समक्ष उपस्थित होने वाली समस्याओं से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। भारतीय संदर्भ में अक्षत्रवाद भारत की भाषाओं, संस्कृतियों, जनजातियों और धर्म की विविधता के कारण पाया जाता है। ऐसे विशेष अक्षत्र में पहचान चिह्नकों के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण भी प्रोत्साहन मिलता है, और अक्षत्रिय वंचन डिप्रीविएशन का अभाव अग्नि में घी का काम करता है। भारतीय संवाद इन अक्षत्रिय भावुकताओं को समायोजित करने वाला एक साधन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ में भारतीय राज्य ने ब्रिटिश भारतीय व्यवस्था को ही अपनाए रखा, जिसके अंतर्गत भारत बड़े बड़े प्रांतों में, जिन्हें प्रेसिडेंसी भी कहा जाता था, बटा हुआ था। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थीं। प्रसंगवश हाल ही में ही इन तीनों शहरों के नाम, जिनके नाम पर प्रेसिडेंसियों के नाम थे, बदल दिए गए हैं। यह बड़े बड़े बहुनिर्जातीय और बहुभाषी प्रांतीय राज्य थे, जो भारत संघ कहे जाने वाले अर्धसंघीय राज्य की बड़ी बड़ी राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों के रूप में काम करते थे। उदाहरण के लिए पुराना बम्बई राज्य, जो बम्बई प्रेसिडेंसी का ही दूसरा नाम है, मराठी, गुजराती, कन्नड़ एवं कोंकणी बोलने वाले लोगों का बहुभाषी राज्य था। इसी प्रकार मद्रास राज्य तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम बोलने वाले लोगों से मिलकर बना था। ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित प्रेसिडेंसियों और प्रांतों के अलावा संपूर्ण भारत में अनेक देशी राजाओं की रियासतें या रजवाड़े थे। इनमें मैसूर, कश्मीर और बड़ौदा के देशी राज्य अपेक्षाकृत बड़े थे, लेकिन संविधान को स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद औपनिवेशिक काल की इन सभी इकाइयों को तीव्र लोक आंदोलन के कारण भारत संघ के भीतर निर्जातीय भाषाई राज्यों के रूप में पुनर्गठित करना पड़ा। इस प्रकार धर्म ने नहीं, बल्कि भाषा ने अक्षत्रिय तथा जनजातीय पहचान के साथ मिलकर भारत में निर्जातीय राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए एक अत्यंत सशक्त साधन का काम किया है। किंतु इसका यह मतलब नहीं है कि सभी भाषाई समुदायों को राज्यत्व प्राप्त हो गया। उदाहरण के लिए सन 2000 में 3 नए राज्यों अर्थात छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के निर्माण में भाषा ने कोई भूमिका अदा नहीं की, बल्कि जनजातीय पहचान, भाषा, अक्षत्रिय वंचन और पारिस्थितिकी पर आधारित निर्जातीयता ने मिलकर तीव्र अक्षत्रियता के आधार प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप नए राज्यों की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्र राज्यों में इस समय 29 राज्य संघीय इकाई और 9 संघ राज्य अक्षेत्र केंद्रीय रूप से प्रशासित हैं। टिप्पणी: इस अध्याय में जहां राज्य शब्द का प्रयोग मोटे अक्षरों में किया गया है, वहां यह भारतीय राष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाली एक संघीय इकाई का द्योतक है। जहां सामान्य अक्षरों में इसे लिखा गया है, वहां यह ऊपर वर्णित बृहत् संकल्पना श्रेणी के तहत प्रयोग किया गया है। अक्षत्रिय भावनाओं को आदर देना मात्र ही राज्य निर्माण के लिए काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक ऐसा संस्थागत ढांचा होना भी जरूरी है, जो यह सुनिश्चित कर सके कि वह एक बड़े संघीय ढांचे के अंतर्गत एक स्वायत्त इकाई के रूप में चल सकता है। भारत में यह कार्य राज्यों तथा केंद्र की शक्तियों को परिभाषित करने वाले संवैधानिक उपबंधों द्वारा किया गया है। भारत के संविधान में शासन संबंधी विषयों या कार्यों की सूची होती है, जिनकी जिम्मेदारी खासतौर पर राज्य या केंद्र की होती है। इसके साथ ही अन्य अक्षेत्रों की समवर्ती सूची भी दी गई है, जहां दोनों को ही कार्य संचालन की अनुमति है, जिनके बारे में राज्य और केंद्र दोनों ही कार्य कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के गठन को निर्धारित करते हैं। इसके अलावा कुछ आवधिक समितियां और आयोग हैं, जो केंद्र राज्य संबंधों को निश्चित करते हैं। इसका एक उदाहरण वित्त आयोग है, जिसे 10 साल में
केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करने के लिए स्थापित किया जाता है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भी राज्यों की विस्तृत योजनाएं शामिल होती हैं, जो हर राज्य के राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती हैं। धर्म से संबंधित मुद्दे और पहचाने। सांस्कृतिक विविधता के सभी पक्षों में शायद धार्मिक समुदायों और धर्म आधारित पहचानों के मुद्दे सबसे अधिक विवादास्पद हैं। इन मुद्दों को मोटे तौर पर दो संबंधित समूहों, धर्मनिरपेक्षता एवं सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक के अंतर्गत बांटा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के प्रश्न राज्य के धर्म और उन राजनीतिक समूहों के साथ संबंध के बारे में होते हैं जो धर्म को अपनी प्राथमिक पहचान मानते हैं। अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के बारे में उनमें प्रश्न उन निर्णयों से संबंधित होते हैं कि राज्य विभिन्न धार्मिक निर्जातियों या अन्य समुदायों के साथ जो संख्या और शक्ति आधारित और राजनीतिक शक्ति सहित की दृष्टि से असमान है के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार और राष्ट्र निर्माण। राष्ट्रीय राष्ट्रवाद में प्रभावशाली प्रवृत्ति समावेशात्मक और लोकतंत्रात्मक दृष्टि द्वारा चिन्हित रही। इस दृष्टि को समावेशात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें विविधता और बहुलता को मान्यता दी जाती रही है, और लोकतंत्रात्मक इसलिए क्योंकि यह भेदभाव और अपवर्जन को नकारती है और एक न्यायपूर्ण एवं सामयिक उचित समाज की स्थापना करती है। लोक शब्द को अपवर्जन दृष्टि से धर्म, निर्जातीय, प्रजाति या जाति द्वारा परिभाषित किसी विशेष समूह के प्रसंग से नहीं देखा गया है। मानवतावादी विचारों ने भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रभावित किया और अपवर्जनात्मक राष्ट्रवाद के कुरूप पक्षों पर महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अग्रणी महानुभावों द्वारा व्यापक रूप से टीका टिप्पणी की गई। समावेशात्मक राष्ट्रवाद को प्रभावी बनाने के लिए तत्संबंधी विचारधारा को संविधान में स्थान देना पड़ा। इसका कारण है, पहले से चर्चा की जा चुकी है, प्रभावशाली समूह में यह मानकर चलने की अत्यंत प्रबल प्रवृत्ति होती है कि उनकी संस्कृति, भाषा अथवा धर्म राष्ट्र राज्य की संस्कृति, भाषा या धर्म के समान है, किंतु एक मजबूत और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए सभी समूहों और विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की आवश्यकता होती है। अल्पसंख्यकों की परिभाषा के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा हमें एक सबल, संयुक्त और लोकतंत्रात्मक राष्ट्र के लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को समझने में सक्षम बनाती है। अल्पसंख्यक समूह की धारणा का समाजशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है एवं इसका सिर्फ एक संख्यात्मक विशिष्टता के अलावा और ज़्यादा महत्व है। इसमें आमतौर पर असुविधा या हानि का कुछ भाव निहित है। अतः विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यकों जैसे अत्यंत धनवान लोगों को आमतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता, और यदि उल्लेख करना ही हो तो उसके साथ कोई विशेष जोड़ दिया जाता है, जैसे विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक। जब अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग विशेषक के बिना किया जाता है तो सामान्यतः इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत छोटे लेकिन साथ ही सुविधा वंचित समूह से होता है। अल्पसंख्यक शब्द का समाजशास्त्रीय भाव यह भी है कि अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य एक सामूहिकता का निर्माण करते हैं, यानी उनमें अपने समूह के प्रति एकात्मकता, एकजुटता और उससे संबंधित होने का प्रबल भाव होता है। यह भाव हानि अथवा असुविधा से जुड़ा है, क्योंकि पूर्वाग्रह और भेदभाव का शिकार होने का अनुभव आमतौर पर अपने ही समूह के प्रति निष्ठा और दिलचस्पी की भावनाओं को बढ़ावा देता है। इसलिए जो समूह सांख्यिकीय दृष्टि से अल्पसंख्यक हो, जैसे बाएं हाथ से खेलने या लिखने वाले लोग या 29 फरवरी को जन्मे लोग, समाजशास्त्रीय अर्थ में अल्पसंख्यक नहीं होते, क्योंकि वे किसी सामूहिकता का निर्माण नहीं करते। हालांकि कुछ ऐसे असामान्य उदाहरण भी लिए जा सकते हैं। यहाँ कोई अल्पसंख्यक समूह किसी एक अर्थ में तो सुविधा वंचित कहा जा सकता है, लेकिन दूसरे अर्थ में नहीं। इसलिए उदाहरण के लिए पारसियों या सिखों द्वारा जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग आर्थिक दृष्टि से अपेक्षाकृत संपन्न हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी सांस्कृतिक अर्थ में सुविधा वंचित हो सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं की विशाल जनसंख्या की तुलना में उनकी संख्या कम है। बहुसंख्यक वर्ग के जनसांख्यिकीय प्रभुत्व के कारण धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की विशेष संरचना की आवश्यकता होती है। कांग्रेस के अनेक विचार विमर्श पूर्ण सत्रों में अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनेक चर्चाएं हुई और अंततोगत्वा भारतीय संविधान में उन्हें अभिव्यक्ति मिली। भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं
संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति तथा भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता होगी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बिंदु को संविधान सभा में स्पष्ट किया, जैसा कि बॉक्स 6.6 में दर्शाया गया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष के लंबे वर्षों में भारतीय राष्ट्रवादियों ने भारत की विविधता को मान्यता और आदर देने की अनिवार्य आवश्यकता को समझा। वास्तव में विविधता में अनेकता का मुहावरा भारतीय समाज के बहुल एवं विविध स्वरूप को समझने का एक सूत्र बन गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक विचार विमर्शपूर्ण सत्रों में अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक अधिकारों पर अनेक चर्चाएं हुई और अंततोगत्वा भारतीय संविधान में उन्हें अभिव्यक्ति मिली। भारतीय संविधान के निर्माता यह जानते थे कि एक सुदृढ़ एवं संयुक्त राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जनता के सभी वर्गों को अपने धर्म का पालन करने और अपनी संस्कृति तथा भाषा का विकास करने की स्वतंत्रता होगी। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बिंदु को संविधान सभा में स्पष्ट किया, जैसा कि बॉक्स 6.6 में दर्शाया गया है। पिछले 3 दशकों में हमने देखा कि किसी देश में विभिन्न समूहों के लोगों के अधिकारों को मान्यता न दिए जाने से राष्ट्रीय एकता के लिए कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बांग्लादेश के निर्माण के अनेक मुद्दों में से एक प्रमुख मुद्दा पाकिस्तानी राज्य की बांग्लादेश के लोगों के सांस्कृतिक तथा भाषाई अधिकारों को मान्यता देने की अनिच्छा था। श्रीलंका में निर्जातीय संघर्ष के कारण भूत अनेक विवादास्पद मुद्दों में एक था सिंगली भाषा को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में थोपा जाना। इसी प्रकार भारत में भी किसी भाषा या धर्म को किसी भी समूह पर जोर जबरदस्ती से थोपा जाना राष्ट्रीय एकता को कमजोर करता है, जो विभिन्नता की मान्यता पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रवाद इसे मान्यता देता है और भारतीय संविधान इसकी परिपुष्टि करता है। अंत में इस तथ्य को दृष्टिगत रखना उपयोगी है कि अल्पसंख्यक अकेले भारत में ही नहीं सर्वत्र पाए जाते हैं। अधिकांश राज्य राष्ट्रों में एक प्रभावशाली सामाजिक समूह होता है, चाहे वह सांस्कृतिक, निर्जातीय, प्रजातीय अथवा धार्मिक हो। विश्व में कहीं भी ऐसा कोई राष्ट्र राज्य नहीं है जो अन्य रूप में एक समरूप सांस्कृतिक समूह से बना हो। यहाँ तक कि जहाँ ऐसा काफ़ी हद तक सच था, जैसा आइसलैंड, स्वीडन या दक्षिण कोरिया जैसे देशों में, वहाँ भी आधुनिक पूंजीवादी उपनिवेशवाद और बड़े पैमाने पर हुए प्रवसन के कारण समूहों की बहुविधता पाई जाने लगी। यहाँ तक कि सबसे छोटे राज्य में भी अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, चाहे वह धार्मिक, निर्जातीय, भाषीय अथवा प्रजातीय आधार पर हो। सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता एवं राष्ट्र राज्य। सांप्रदायिकता रोजमर्रा की भाषा में सांप्रदायिकता या सांप्रदायिकवाद का अर्थ है धार्मिक पहचान पर आधारित आक्रामक उग्रवाद। उग्रवाद अपने आप में एक ऐसी अभिवृत्ति है जो अपने समूह को ही वैध या श्रेष्ठ समूह मानती है और अन्य समूह को निम्न, अवैध अथवा विरोधी समझती है। इसी बात को और सरल शब्दों में कहें तो सांप्रदायिकता एक आक्रामक राजनीतिक विचारधारा है जो धर्म से जुड़ी होती है। यह एक अनूठा भारतीय अथवा शायद दक्षिण एशियाई अर्थ है जो साधारण अंग्रेजी शब्द के भाव से भिन्न है। अंग्रेजी भाषा में कम्युनल शब्द का अर्थ है व्यक्ति की बजाय समुदाय, यानी कम्युनिस्ट या सामूहिकता से जुड़ा हुआ। व्यक्ति, भाव, विचार आदि अंग्रेजी अर्थ तटस्थ है, जबकि दक्षिण एशियाई अर्थ प्रबल रूप से आवेशित है। इस आवेश को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है यदि देखने वाला सांप्रदायिकता के प्रति सहानुभूति रखता हो, अथवा नकारात्मक दृष्टि से भी यदि देखने वाला इसका विरोधी हो। कबीरदास समन्वय परंपराओं का चीर, शाश्वत प्रतीक, हिंदू और मुसलमान भक्ति का समन्वित रूप प्रस्तुत करते कबीर के दोहे और पद बहुलता के चिरवांछित प्रतीक हैं। इस बात पर बल देना जरूरी है कि सांप्रदायिकता राजनीति से सरोकार रखती है, धर्म से नहीं। यद्यपि संप्रदायवादी धर्म के साथ गहन रूप से जुड़े होते हैं, पर वास्तव में व्यक्तिगत विश्वास और संप्रदायवाद में आवश्यक रूप से कोई संबंध नहीं होता। एक संप्रदायवादी श्रद्धालु हो भी सकता है और नहीं भी, एवं श्रद्धालु लोग संप्रदायवादी हो भी सकते हैं और नहीं भी, किंतु सभी संप्रदायवादी धर्म पर आधारित एक राजनीतिक पहचान में अवश्य विश्वास रखते हैं। मुख्य कारक है कि ऐसे लोगों के प्रति अभिवृत्ति जो अन्य प्रकार की पहचानों में, जिनमें अन्य धर्म आधारित पहचानें भी शामिल हैं, विश्वास रखते हैं। संप्रदायवादी आक्रामक राजनीतिक पहचान बनाते हैं और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की निंदा करने या उस पर आक्रमण करने की तैयारी कर रखते हैं
जो उनकी पहचान का साझेदार नहीं होता। संप्रदायवाद की एक प्रमुख विशेषता उसका यह दावा है कि धार्मिक पहचान अन्य सभी की तुलना में सर्वोपरि होती है। चाहे कोई गरीब हो या अमीर, चाहे किसी का कोई भी व्यवसाय हो, जाति या राजनीतिक विश्वास हो, धर्म ही सब कुछ होता है। उसी के आधार पर उसकी पहचान है। सभी हिंदू एक समान होते हैं, जैसे सभी मुसलमान, सिख आदि। इसके प्रभाव स्वरूप बड़े बड़े और विविध समूह एक तथा समरूप हो जाते हैं। भारत में संप्रदायवाद एक विशेष मुद्दा बन गया है, क्योंकि यह तनाव और हिंसा का पुनरावर्तक स्रोत रहा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के समय में भी सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। ये दंगे अक्सर औपनिवेशिक शासकों द्वारा अपनाई गई फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप हुआ करते थे। लेकिन उपनिवेशवाद ने अंतर सामुदायिक झगड़ों को जन्म नहीं दिया। उपनिवेश काल से पहले भी ऐसे झगड़े होने का लंबा इतिहास रहा है, इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दंगों और मारकाट के लिए निश्चित रूप से उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल यदि हम धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय अथवा निर्जातीय संघर्षों के उदाहरण खोजना चाहें तो वे हमारे इतिहास के लगभग प्रत्येक काल में मिल जाएंगे। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारे यहाँ धार्मिक बहुलता की भी एक लंबी परंपरा रही है, जिसमें शांतिपूर्ण यह अस्तित्व से लेकर वास्तविक अंतर्मिश्रण या समन्वयवाद शामिल है। यह समन्वय विरासत, भक्ति और सूफी आंदोलन के भक्ति गीतों और काव्यों में स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। संक्षेप में, इतिहास हमारे समक्ष अच्छे हैं और बुरे दोनों तरह के उदाहरण प्रस्तुत करता है। इससे हमें क्या सीखना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। पाश्चात्य संदर्भ में इन शब्दों का मुख्य भाव चर्च और राज्य की प्रथा का घोतक है। धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया है। यह पृथक्करण धर्मनिरपेक्षीकरण या जनजीवन के धर्म के उत्तरोत्तर पीछे हटते जाने की प्रक्रिया से संबंधित था, क्योंकि अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया है। निरपेक्षीकरण स्वयं आधुनिकता के आगमन और विश्व को समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प के रूप में विज्ञान तथा तर्कशक्ति के उदय से संबंधित था। धर्मनिरपेक्षतावाद धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षतावाद सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में प्रस्तुत सर्वाधिक जटिल शब्दों में से एक है। पाश्चात्य संदर्भ में इन शब्दों का मुख्य भाव चर्च और राज्य की प्रथा का घोतक है। धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के पृथक्करण ने पश्चिम के सामाजिक इतिहास में एक बड़ा मोड़ ला दिया। यह पृथक्करण धर्मनिरपेक्षीकरण या जनजीवन के धर्म के उत्तरोत्तर पीछे हटते जाने की प्रक्रिया से संबंधित था, क्योंकि अब धर्म को एक अनिवार्य दायित्व की बजाय स्वैच्छिक व्यक्तिगत व्यवहार के रूप में बदल दिया गया था। धर्मनिरपेक्षीकरण स्वयं आधुनिकता के आगमन और विश्व को समझने के धार्मिक तरीकों के विकल्प के रूप में विज्ञान तथा तर्कशक्ति के उदय से संबंधित था। धर्मनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता के भारतीय अर्थ में उनके पश्चिमी भावार्थ तो शामिल हैं ही, पर उनमें कुछ और भाव भी जुड़े हैं। रोजमर्रा की भाषा में धर्मनिरपेक्षता का सर्वाधिक सामान्य प्रयोग सांप्रदायिक के बिल्कुल विपरीत यानी विलोम के रूप में किया जाता है। इस प्रकार एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति या राज्य वह होता है जो किसी विशेष धर्म का अन्य धर्मों की तुलना में पक्ष नहीं लेता। इस भाव में धर्मनिरपेक्षता धार्मिक उग्रवाद का विरोधी भाव है और इसमें धर्म के प्रति विद्वेषी का भाव होना जरूरी नहीं होता। राज्य और धर्म के पारस्परिक संबंधों की दृष्टि से धर्मनिरपेक्षता का यह भाव सभी धर्मों के प्रति समान आदर का घोतक होता है, न कि अलगाव या दूरी का। उदाहरण के लिए, धर्मनिरपेक्षता भारतीय राज्य सभी धर्मों के त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक छुट्टी घोषित करता है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्ध होने और साथ साथ अल्पसंख्यकों के संरक्षण का वचन दिए जाने बीच तनाव के कारण भी कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उनका एक ऐसे संदर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए जहां राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य कामकाज में उन्हें बहुसंख्यक समुदाय की तुलना में हानि पहुंचती हो। लेकिन ऐसा संरक्षण दिए जाने से तुरंत ही अल्पसंख्यकों के पक्षपात या तुष्टीकरण का आरोप लगता है। विरोधी यह तर्क देते हैं कि इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकों के मत प्राप्त करने
या उनसे अन्य प्रकार का समर्थन लेने के लिए उन्हें अपने पक्ष में लाने का एक बहाना मात्र है। समर्थक यह दलील देते हैं कि ऐसे विशेष संरक्षण के बिना तो धर्मनिरपेक्षतावाद अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक समुदाय के मूल्यों एवं प्रतिमानों को थोपने का एक बहाना बन सकता है। राज्य और नागरिक समाज। आपने शायद यह ध्यान दिया होगा कि इस अध्याय के अधिकांश भाग में राज्य के बारे में ही विवेचना होती रही है। जब एक राष्ट्र में सांस्कृतिक विविधता के प्रबंध की बात आती है तो राज्य वास्तव में एक अत्यंत निर्णायक संस्था का रूप ले लेता है। हालांकि यह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, पर यह राष्ट्र और उसके लोगों को से हटकर अपनी स्वतंत्र स्थिति भी बना सकता है। इस हद तक कि राज्य संरचना, विधानमंडल, अधिकारी तंत्र, दफ्तरशाही, न्यायपालिका, सशस्त्र सेनाएं, पुलिस और राज्य के अन्य स्कंद लोगों से पृथक हो जाते हैं, जो सत्तावादी बनने की संभाविता भी रखता है। एक सत्तावादी राज्य लोकतंत्रात्मक राज्य का विपरीत होता है। एक सत्तावादी राज्य में लोगों की आवाज नहीं सुनी जाती और जिनके पास शक्ति होती है वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। सत्तावादी राज्य अक्सर भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, राजनीतिक क्रियाकलाप की स्वतंत्रता, सत्ता के दुरुपयोग से संरक्षण का अधिकार, विधि कानून की अपेक्षित प्रक्रियाओं का अधिकार जैसी अनेक प्रकार की नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्सर सीमित या समाप्त कर देते हैं। सत्तावाद के अलावा इस बात की संभावना भी रहती है कि राज्य की संस्थाएं भ्रष्टाचार, अकुशलता अथवा संसाधनों की कमी के कारण लोगों की जरूरतों के बारे में सुनवाई करने के लिए अक्षम अथवा अनिच्छुक हो जाएं। संक्षेप में, ऐसे अनेक कारण हैं जिनकी वजह से राज्य वैसा नहीं होगा जैसा उसे होना चाहिए। इस संदर्भ में गैर राजकीय कर्ता अथवा संस्थाएं महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वे राज्य पर नजर रख सकते हैं, उसके अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध कर सकते हैं अथवा उसके प्रयत्नों में सहयोग कर सकते हैं। भारतीय समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहते हैं जो परिवार के निजी अक्षेत्र से परे होता है, लेकिन राज्य और बाजार दोनों अक्षेत्र से बाहर होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक अधिकार का गैर राजकीय तथा गैर बाजारी भाग होता है, जिसमें अलग अलग व्यक्ति, संस्थाओं और संगठनों का निर्माण करने के लिए स्वेच्छा से परस्पर संबंध जुड़ जाते हैं। यह सक्रिय नागरिकता का क्षेत्र है। यहाँ व्यक्ति मिलकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं, राज्य को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं अथवा उसके समक्ष अपनी मांग रखते हैं, अपनी सामूहिक हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं या विभिन्न कार्यों के लिए समर्थन चाहते हैं। इस क्षेत्र में नागरिकों के समूहों द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक संगठन या संस्थाएं शामिल होते हैं। इसमें राजनीतिक दल, जनसंचार की संस्थाएं, मजदूर संघ, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन और अन्य प्रकार के सामूहिक तत्व भी शामिल होते हैं। नागरिक समाज में शामिल होने की मुख्य कसौटियां यह है कि संगठन राज्य नियंत्रित नहीं होना चाहिए और यह विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक मुनाफे कमाने वाले तत्व न हो। So guys, the remaining portion we will cover in the next chapter. Okay, let's cover it on this session. आज नागरिक समाज के संगठनों के क्रियाकलाप और भी व्यापक रूप से ले चुके हैं। आज नागरिक समाज के संगठनों के क्रियाकलाप और भी व्यापक रूप ले चुके हैं, जिनमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ पक्ष समर्थन तथा प्रचार संबंधी गतिविधियां चलाने के साथ साथ विभिन्न आंदोलनों में सक्रियतापूर्वक भाग लेना शामिल है। विविध प्रकार के मुद्दों को उठाया गया, जिनमें भूमि संबंधी अधिकारों के लिए जनजातीय संघर्ष, नगरीय शासन का हस्तांतरण, स्त्रियों के प्रति हिंसा और बलात्कार के विरुद्ध अभियान, बांधों के निर्माण अथवा विकास की अन्य परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों का पुनर्वास, मशीनों की सहायता से मछली पकड़ने के विरुद्ध मछुआरों का संघर्ष, फेरी लगाकर सामान बेचने वाले या पटरी पर रहने वालों का पुनर्वास, गंदी बस्तियां हटाने के विरुद्ध और आवासीय अधिकारों के लिए अभियान, प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुधार, दलितों को भूमि का वितरण आदि शामिल है। नागरिक स्वतंत्रता संगठन राज्य के कामकाज पर नजर रखने और उससे कानून का पालन करवाने की दिशा में विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहे हैं। जनसंचार माध्यमों ने भी विशेष रूप से इसके उभरते हुए दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक खंडों ने उत्तरोत्तर बढ़ती हुई सक्रिय भूमिका अदा की है। हाल में उठाए गए उल्लेखनीय कदमों में सूचना के अधिकार के लिए चलाए गए अभियान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इसकी शुरुआत ग्रामीण राजस्थान में एक ऐसे आंदोलन के साथ हुई थी जो वहां गांवों के विकास पर खर्च की गई सरकारी निधियों के बारे में सूचना देने के लिए
चलाया गया था। आगे चलकर इस आंदोलन ने राष्ट्रव्यापी अभियान का रूप धारण कर लिया। नौकरशाही के प्रतिरोध के बावजूद सरकार को इस अभियान की सुनवाई करनी पड़ी और औपचारिक रूप से एक नया कानून बनाना पड़ा, जिसके तहत नागरिकों को सूचना के अधिकार को मान्यता दी गई। इस प्रकार के उदाहरण यह प्रकट करते हैं कि नागरिक समाज ये सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि राज्य, राष्ट्र और उसके लोगों के प्रति जवाबदेही है। So I thank you so much for the session. Meet you soon in the next upcoming session. Till that time, take care and bye. All the best. Bye guys.